नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज जनरल नॉलेज का जो कि रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टॉप 20 सिलेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो पे बने रहिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा क्लास। तो देखिए, देख लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे गहरा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी अगर पूछा जाए तो हमारा आंसर प्रशांत महासागर ही है, पैसिफिक ओशियन जिसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इस महासागर के अधिकांश द्वीप ज्वालामुखी या प्रवाल भित्ति के हैं। मारियाना गर्त जो कि सबसे गहरी समुद्री स्थल है, मारियाना गर्त या मारियाना ट्रंच, जिसकी गहराई 11,033 यहाँ पे मीटर होगी दोस्तों, 11,033 मीटर है, जो कि एट प्रेजेंट करेंटली इसकी गहराई 10,916 मीटर भी बताई जाती है। ठीक है, जो कि गहराई के साथ दुनिया की सबसे गहरी गर्त है मारियाना ट्रंच, जो कि पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर में है। और ये प्रशांत महासागर में मौजूद है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मूव करते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी के किस स्थान पर सदैव दिन और रात बराबर होते हैं अवधि में? तो देखिए, पृथ्वी के किस स्थान पर, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर, जो कि सदैव दिन और रात जो है बराबर यानी कि समान होते हैं। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखनी है। एक ऐसी रेखा है जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ठीक बीच से गुजरती है। भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष के दौरान दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, अर्थात लगभग 12 घंटे के लिए दिन का प्रकाश चमकता है और लगभग 12 घंटे के लिए अंधेरा होता है। इसे भी आपको ध्यान रखनी है। भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर और विषुवत रेखा एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को छोड़कर सभी देश सुरक्षा परिषद यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य हैं। तो देखिए, स्थायी सदस्य हैं किसको छोड़कर, कौन सी कंट्री को छोड़कर? तो दोस्तों देखिए, चीन, फ्रांस और यूएसए स्थायी सदस्य होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। और यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा जर्मनी, जर्मनी जो कि स्थायी सदस्य नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिनके नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना यानी कि चीन, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। और दोस्तों इन्हें सामूहिक रूप से P5 के रूप में जाना जाता है। और जो गैर स्थायी यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं। ठीक है, जिनका कार्यकाल जो है 2 साल का होता है। प्रत्येक 2 साल के दौरान उनको चुना जाता है, फिर उनके स्थान पर दूसरा कोई कंट्री को जगह दी जाती है। यानी कि 10 गैर स्थायी है, नॉन परमानेंट, और 5 स्थायी हैं यूएन काउंसिल माने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, सदस्य। तो इसे भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनको वीटो पावर भी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में विटामिन B1, B2, B12 और के का उत्पादन होता है। तो कहां इसका उत्पादन होता है? देखिए, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों, आंतों में यानी कि इंटेस्टाइन्स में। ठीक है,
तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जब गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर घूमती है या धकेलती है। तो देखिए यह न्यूटन का एक अच्छा उदाहरण है। तो न्यूटन का कौन से नियम का, यानी कि न्यूटन के कौन से नियम का उदाहरण है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखने यहाँ पे न्यूटन के जो है वो तीसरे नियम का ये उदाहरण है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, हम लोग देख लेते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन की तीसरे नियम का जो है वो डेफिनेशन है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। ये 3 एग्जाम्पल जो है यहां से क्वेश्चंस पे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। तो देखिए न्यूटन की जो तीसरा नियम है उसका देखिए कुछ एग्जाम्पल। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, चलने के दौरान हम जमीन पर बल लगाते हैं और प्रतिक्रिया बल हमें आगे बढ़ाती है। ठीक है, और देखिए नंबर 2, बंदूक से गोली चलने के दौरान जब कोई बंदूक से गोली चलाता है तो एक प्रतिक्रिया बल उसे पीछे की ओर धकेलता है। ये भी तीसरे नियम का उदाहरण है। और देखिए तीसरा जो एग्जाम्पल है, रॉकेट लॉन्च के दौरान रॉकेट जमीन को धकेलता है और विपरीत बल उसे ऊपर की ओर फिर धकेलता है। तो देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन जो उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं, यहां से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ये न्यूटन के कौन से गति से संबंधित है, रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन 6। देखिए मानव शरीर में आयरन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, एनीमिया। एनीमिया, ठीक है। तो यह देख लेते हैं, छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन है। आपके शरीर में आयरन की सही मात्रा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके शरीर में आयरन का स्तर कम है तो आपकी एनीमिया होता है। ठीक है, एनीमिया जो है वो रोग होता है आयरन की कमी से। ओके, अगर आपके शरीर में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है तो आपके लिए यह भी जहरीला हो सकता है, यह भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कहाँ है। देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा गुंबद वो है बीजापुर में, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पिक्चर है यही है बीजापुर का गोल गुंबद। ओके, तो देखिए भारत तथा विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबद बीजापुर में है, जो कि बीजापुर का जो सुल्तान था मोहम्मद आदिल शाह, उसका मकबरा है और इसी के द्वारा इसे बनाया गया था। ओके, और देखिए इस मकबरे का निर्माण जो कारीगर था, ठीक है, निर्माण फारसी वास्तुकार रहे कौन, फारसी वास्तुकार रहे दाबुल के याकूत। क्या नाम है देखिए दोस्तों, दाबुल के याकूत। इन्हीं के द्वारा जो है उसका डिजाइन, उसका जो उसका डिजाइन तैयार किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और साल भी ध्यान रखनी है, 1656 में, 1656 में। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे 8। देखिए भारत में परमाणु अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में परमाणु अनुसंधान का जनक कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा, होमी जे भाभा जी को। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी है। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। वो एक भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखनी है आपको। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 9। एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जिसने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद का सामना नहीं किया। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने कभी भी अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के गणराज्य के 10वें क्रम के या
8वें माने व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनके खिलाफ जो है अनास्था अनास्था प्रस्ताव भी लाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए 1998 में पोखरण परीक्षण के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की प्रगति में ज्ञान के महत्व को रेखांकित करने के लिए नारे में, कौन से नारे में, जो कि जय जवान जय किसान पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। तो जय जवान जय किसान नारे में अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान को जोड़ा था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है कि जय जवान जय किसान किनका नारा है, तो ये होगा लाल बहादुर शास्त्री जी का। और उनमें इस स्लोगन में जय जवान को किसने जोड़ा, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? तो देखिए दोस्तों, गैनीमेड जो है किस ग्रह का उपग्रह है? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा बृहस्पति। देखिए बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है, ठीक है, और हमारे पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह भी है हमारे सौर्य मंडल में, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मूव करते हैं 11। देखिए बिग ईगोज एंड स्मॉल मैन, ये जो किताब है बिग ईगोज एंड स्मॉल मैन, ये किताब यानी कि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राम जेठमलानी के द्वारा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन 12। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? तो देखिए विद्युत का सुचालक जो नहीं है वो होता है टंगस्टन, ठीक है, जो कि बल्ब के फिलामेंट के रूप में यूज किया जाता है। ओके, ये विद्युत का सुचालक नहीं है। बाकी तांबा, एल्यूमिनियम और पानी विद्युत का सुचालक होता है। और देखिए यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है हम लोग देख लेते हैं। देखिए टंगस्टन, जिसे वोल्फ्राम भी कहा जाता है, एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक जो है डब्ल्यू है टंगस्टन का, और इसकी परमाणु संख्या है 74। टंगस्टन एक दुर्लभ धातु है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से लगभग, विशेष रूप से अन्य तत्व के साथ यौगिक तत्व के रूप में पाई जाती है। और दोस्तों टंगस्टन उच्चतम तापमान को भी आसानी से झेल सकता है, इसीलिए टंगस्टन को जो है विद्युतिक बल्ब में फिलामेंट के रूप में यूज किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। मदर इंडिया नामक सर्वकालिक प्रसिद्ध फिल्म का निर्देशन किसने किया, यानी कि कौन डायरेक्टर थे मदर इंडिया फिल्म का, जो कि एक सर्वकालिक बहुत ही फेमस फिल्म है एक टाइम पीरियड की, ठीक है। तो देखिए मदर इंडिया जो है इसका डायरेक्टर जो थे वो ध्यान रखिएगा महबूब खान थे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ देख लेते हैं फिल्म जगत से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आलम आरा भारत की पहली बनी बोलती फिल्म है, ये भी पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों वो है आलम आरा, ठीक है। और इसका निर्देशन किसके द्वारा हुआ? अर्धशीर ईरानी द्वारा, अर्धशीर ईरानी द्वारा, ई ईरानी। और ये फिल्म जो आई थी 1931 को आई थी। और भारत की अगर पहली फिल्म कहा जाए या पहली मूक फिल्म यानी कि साउंडलेस फिल्म अगर कहा जाए तो वो है राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, जो कि 1913 में आई, ठीक है। और ये पहली फुल लेंथ की फीचर फिल्म है यानी कि राजा हरिश्चंद्र। बोलती फिल्म देखिए आलम आरा, और पहली भारत की पहली फिल्म, ठीक है, या पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 14, जर्मनी का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जर्मनी का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है ऑटो वन बिस्मार्क को, ठीक है, जो कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका योगदान था। तो देखिए एक्सप्लेनेशन यहां देख लेते हैं। देखिए जिस तरह जर्मनी के लौह पुरुष, लौह मानव कहा जाता है बिस्मार्क को, ठीक उसी तरह भारत के लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि महिलाओं की मुक्ति का इन्होंने खुलकर समर्थन किया
और स्वतंत्र रियासतों को एक राष्ट्र में एकीकृत करने का जोरदार वकालत की। ठीक है, तो इसी के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 15। दूध, पनीर और अंडे इसका स्रोत है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन ए और डी का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 16, कार के इंजन के लिए पानी अत्यधिक प्रभावी शीतलक क्यों है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है और हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, पानी ताप का अच्छा संवाहक है या ऊष्मा का अच्छा संवाहक है, इसीलिए जो है यूज किया जाता है शीतलक के रूप में। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चूंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, बहुत अधिक होती है, इसीलिए जिसे लिटेंट हीट भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए कम सम मात्रा में पानी रेडिएटर से अधिक निकलता है और इसकी तापमान में न्यूनतम वृद्धि होती है। इस प्रकार पानी का उपयोग कार के इंजन के रेडिएटर में शीतलक के रूप में किया जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी मैंने बताया। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। डैश रोकथाम के लिए बिजली के बल्ब से हवा को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। तो किस किस घटना की रोकथाम के लिए? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, टंगस्टन फिलामेंट का ऑक्सीकरण। ठीक है, कि रोकथाम के लिए बिजली के बल्ब में जो है बल्ब से हवा को पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा बिजली के बल्ब में एट प्रेजेंट नाइट्रोजन को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एक टाइम पीरियड पे आर्गोन को सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, बट अभी जो है नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए नरसिंहम समिति से जुड़े थे तो कौन सा जो है कौन सा जो है क्या उसको कहा जाता है फॉर्मेशन या कौन सा काम जो है नरसिंहम समिति से जुड़ा हुआ था? तो देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, नन अदर देन ऑप्शन बी इज करेक्ट, बैंकिंग संरचना। ओके, बैंकिंग संरचना जो है नरसिंहम समिति से जुड़ा हुआ था। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। बैंकों के कामकाज की जांच के लिए 1991 में वित्तीय मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नरसिंहम समिति वन, ध्यान रखिएगा नरसिंहम समिति वन की स्थापना की गई थी अगस्त 1991 में। ठीक है, वित्तीय सुधारों का सुझाव देने के लिए 9 सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी। तो इसमें 9 मेंबर्स थे, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 19। विश्व में सबसे अधिक संख्या में लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। तो देखिए विश्व में सबसे अधिक संख्या में लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो है वो दोस्तों है अंग्रेजी। ठीक है, आपको पुराने डेटा में मंदरिन देखने को मिलेगा यानी कि चाइनीज, लेकिन एट प्रेजेंट जो है करेंट डाटा के अनुसार वो अंग्रेजी है, इंग्लिश। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए इंग्लिश और मंदरिन, मंदरिन यानी कि चीनी भाषा, चाइनीज भाषा के बाद दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा दोस्तों हिंदी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अंग्रेजी को इतने लोग बोलते हैं, मंदरिन को इतने, और हिंदी को इतने लोग के द्वारा बोला जाता है। तो यानी कि तीसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा जो है वो हिंदी है, इसे भी आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा, नहीं एक मिनट, ये हमारा 19 है ना। ओके ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई 1952 को, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसे भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेने तथा उन पर विचार विमर्श के लिए बनाया गया एक कार्यकारी निकाय है, जिसका अध्यक्ष था यानी कि चेयरमैन प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होता है एनडीसी, उसकी अध्यक्षता यानी कि चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और इसकी स्थापना जो 6 अगस्त 1952 को हुई, इसे भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और
पहले एनडीसी जो है प्लानिंग कमीशन क्या सुपरवाइज करता था, सुपरवाइजिंग करता था, और एट प्रेजेंट जो है नीति आयोग के लिए सुपरवाइजिंग करता है ये राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉप 20 एमसीक्यूज। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, और चैनल में नए हो दोस्तों तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाली जो रेलवे की एग्जाम है, मैं उसके लिए बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे ही जीके जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होंगे आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।